तो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो हमारा लेक्चर 6 आ चुका है। लाइफ प्रोसेस का ये सीरीज चल रहा है। अगर आप इससे पीछे जो टॉपिक आप नहीं पढ़े जैसे न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस वगैरह के बारे में, तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटली रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम पूरा मैकेनिज्म देखने वाले हैं और रिस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। ओके, तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला दिया गया है रिस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले हेडिंग समझ लेते हैं रिस्पिरेशन मतलब। ठीक है, द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो सब ऑर्गन का नाम दिया। सबसे पहला है नॉस्ट्रिल्स हमारे पास, सेकंड में है नजल पैसेज, नजल कैविटी इसी को बोलते हैं नजल कैविटी, थर्ड में हमारे पास फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स फोर्थ में, फिफ्थ में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, सॉरी 8 नंबर, और हो गया 9 में डायफ्राम। यानी इतने सारे ऑर्गन्स जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ दिया गया है हमारे पास, जैसे कि ये नोज है, नोज से होकर के इंटर करता है एयर, एयर इंटर करने के बाद ये नेक्स्ट आगे बढ़ता है। ये जो इलाका है, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम नजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉस्ट्रिल कहलाता है। ये यहाँ से एयर इंटर करेगा। उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास ये फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये वाला ये जो दिया गया है हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर आता है हमारे पास ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया से पहले हमारे पास आ जाते हैं लैरिंग्स, जहां से हमारा वॉइस निकलता है, आवाज। उसके बाद फिर ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया के बाद फिर ये कुछ दूर तक चलता है, उसके बाद फिर ब्रोंकाई में बदल बदल जाता है। यानी यही ट्रैकिया आगे जाकर के दो ब्रोंकाई में बदल जाता है। तो हम आगे देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है, ह्यूमन बॉडी कंटेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जिस तरीके फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, हम वैसे पिछले वीडियोस वगैरह में हम देख चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, कि उसमें रेस्पिरेटरी सॉरी फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट जरूरी था जो कि हम क्लोरोफिल के नाम से जानते थे। पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल। तो उस तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, बस इतना भी समझो कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स फॉर वेरियस एक्ट इफिशियंटली। यानी बहुत सारे कामों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से सबसे पहली बात अगर बताया जाए कि ऑक्सीजन को कैरी करने के, ऑक्सीजन को जो ब्लड के अंदर जो कैरी करता है, वो काम कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं सबके बारे में। जैसे कि यहाँ दिखाया गया फ्लो चार्ट बताया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ पहले नॉस्ट्रिल में जाता है एयर, फिर नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वियोलाई, फिर ब्लड। तो इतने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है ये पूरा ब्लड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ से एयर इनटेक करता है, हमारा बॉडी में इनटेक करता है एयर यहीं से। नजल चैम्बर, इसी को नजल कैविटी बोलते हैं, विच इज लाइंड विथ हेयर। अब देखो नाक के अंदर ना छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब हेयर होते हैं, और म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। अब एयर के अंदर बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है, धूल होता है, मतलब उसमें जो एयर एयर जो होता है ना, वो उसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है, जो कि म्यूकस एंड हमारे नोज में जो हेयर पाए जाते हैं, दोनों मिलकर फिल्टर करते हैं एयर को। उसमें से डस्ट पार्टिकल एंड डॉट को साफ करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं। फेरिंग्स के बारे में आप समझते हैं। इट इज द passage behind the nasal chamber and serve as the common pathway for both air and food। ये फेरिंग्स वो पाथ होता है जहां पर फूड एंड एयर दोनों के लिए सेम पाथ हो जाता है। वैसे पिछले वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात किए थे। बस इतना समझिए कि अभी फेरिंग्स वो पाथ होता है, वो पैसेज होता है, वो जगह होता है जहां पर एयर एंड फूड दोनों के लिए सेम पाथ बन जाता है, मतलब दोनों के लिए सेम कॉमन पासेज बन जाता है। ठीक है, अब डिटेल में समझने के लिए पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में बताया गया यहाँ पर, ऑल्सो नोन एज अ साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, एज इफ हेल्प इन द जनरेशन ऑफ साउंड एंड दस द हेल्प इन द इन कम्युनिकेशन। अब देखिए हम लोग ये बोल पाते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, वो लैरिंग्स की वजह से। इसीलिए लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से साउंड प्रोडक्शन होता है ना।
और ये जो जहां से ये स्टार्ट होता है ना, ये विंड पाइप जहां से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, वहीं पर ये वॉइस बॉक्स लगा होता है, यानी लैरिंक्स होता है। नेक्स्ट बताएगी यहाँ पर इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या होता है? ये फ्लैप जैसा होता है एक स्ट्रक्चर, इसका फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है हमारे ग्लूटिस का, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, विंड पाइप में सिर्फ विंड जाना चाहिए ना, हवा जाना चाहिए, एयर। लेकिन एयर में हमारे विंड पाइप में फूड ना चला जाए, इसके लिए एक फ्लैप पाया जाता है, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम इपिग्लोटिस करते हैं, जो कि फूड को एंट्री होने से रोकता है हमारे विंड पाइप में। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन की बात हम कर ही रहे थे, इसमें 6 नंबर पर हम समझ लेते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? इट इज द लॉन्ग ट्यूब पासेज थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। अब ये ट्रैकिया होता है, यानी ये क्या होता है? इसी को हम ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं ना, है ना, ये जो दिया गया है। ठीक है, एक मिनट इसको रेस कर देते हैं। हाँ, तो ये जो ट्रैकिया है हमारे पास, ये पूरा सी शेप कार्टिलेजिनस होता है यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है। ठीक है, जो क्या करता है कि एयर उसी होकर के जाता है ना अंदर, लंग्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रोनकाई। ब्रोन क्या करता है? ब्रोनकाई क्या करता है? तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई। अब देखो यहाँ पर ये है ना, ट्रैकिया इस तरफ लेफ्ट और राइट में बटा हुआ है। ये यहाँ पर जो लंग्स जो दो तरफ गया ना, एक पेयर होता है ना लंग्स, तो इसमें क्या होता है ना कि ब्रोनकाई का मतलब कि जो ट्रैकिया इनिशियली जो दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है ना, उसको ब्रोनकाई बोलते हैं। उसका ब्रोनकाई ब्रोनक्यूल्स आता है। अब ये देखो, ये ब्रोनकाई फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ इस तरीके डिवाइड हो रहा है, तो इसको ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। इच ब्रोनकस फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन चैनल कॉल्ड ब्रोनक्यूल्स। अब अल्विलाई क्या होता है? अब ये अल्विलाई जो होता है ना, मतलब ये जो छोटा छोटा गोल गोल राउंड राउंड कुछ दिखा दे रहा है ना, यही होता है अल्विलाई। अब ये अल्वियोली भी बोलते हैं, अल्वियोलाई दोनों, अब जिस जो प्रोनाउंसिएट कर सके, है ना। अब यहाँ पे अल्वियोलाई का काम क्या होता है? अल्वियोलाई का काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ एयर, एयर को एक्सचेंज एक्चुअली में यही करता है। ये यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं इसको, है ना। यानी सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बैलून्स जैसा होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्रोनक्यूल्स एंड अप इनटू द बैलून्स लाइक अ स्ट्रक्चर नोन एज अल्वियोलाई, है ना। यानी ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनकाइज क्या होता है? ये छोटे से बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उस तक जाकर के रुक जाता है ये। अब वो जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के अल्वियोलाई बोलते हैं। एक्चुअली में जो गैस का एक्सचेंज होता है वही होता है, यानी एयर का जो एक्सचेंज होता है, एयर का एक्सचेंज वही होता है। लंग्स क्या होता है? वी हैव पेयर ऑफ लंग्स, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होता है, विच आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवर बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, और जिस मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है, लेयर मतलब कवर होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्ल्यूरा, यानी प्ल्यूरा मेम्ब्रेन से ढका होता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये येलोइश कलर स्ट्रक्चर है कुछ, है ना, ये येलोइश जैसा कुछ कलर स्ट्रक्चर, सॉरी, ये जो येलो जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम समझ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, डायफ्राम। आई थिंक यहाँ पर डायफ्राम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे, पर यहाँ पे देख लीजिए अब डायफ्राम क्या होता है। ये जो नीचे दिखाई दिया जो है हल्का पिंकिश एंड येलो जैसा कुछ है स्ट्रक्चर, ये यही इसी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक एंड आउट करने में, है ना। यहाँ पर जो है ना, ये डायफ्राम जो होता है, ये इसके बारे में हम आगे वैसे पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीदिंग जब होता है, जब सांस लिया जाता है, उस टाइम कैसे इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारे पास जो है ये कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है जो हमारे लंग्स के पास, जिसे ये बताया गया है पर एयर जो हमारे लंग्स में जो इंटर होता है, ये हमारे पास लंग्स का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया ऊपर से, ठीक है। और यहाँ नीचे से डायफ्राम ढका होता है। अभी हम पीछे देखें, नीचे में अभी ऊपर वाले स्लाइड में देखें, यहाँ से ये रिब्स होता है, ये रिब्स है, ये हड्डी जो होती है रिब्स, वो हो गया, है ना। और ये इस तरीके से हमारे पास हो गया ये कुछ थोरेसिक, मतलब ये कुछ बोन्स हो गए, वो कार्टिलेज वाला, सॉरी स्पाइनल कोड वाला जो बोन होता है वो। अब यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया है रीब केज, है ना, यानी यहाँ पर ये ऊपर से रिब्स बना होता है इस तरीके से कुछ, है ना। अब देखो ब्रीदिंग में जो मैकेनिज्म होता है उसको दो भाग में बांटा है, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है एयर जब अंदर की तरफ इंटेक करते हैं उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और एक्सपेल जब करते हैं बाहर की तरफ एयर को जब बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। अब दोनों के मैकेनिज्म के बारे में हम देख लेते हैं। देखो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी सांस जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान होता है एयर इंटर द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर
इंटर होता है। उसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम रेज, यहां पर ये रिब्स बना होता है, समझ रहे आप, इस तरीके से कुछ रिब्स बना होता है। तो ये रिब्स जो होता है ना वो क्या होता है, रेज्ड होता है, यानी बाहर की तरफ फूलता है, बाहर की तरफ, तभी तो हमारा सांस बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ खींच पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ बताया गया है, यहाँ बताया गया है वॉल्यूम ऑफ थोरिक्स इंक्रीज, यानी थोरेसिक जो एरिया होता है उसका वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जब बढ़ता है तभी तो अंदर की तरफ एयर आता है। और डायफ्राम क्या होता है यहाँ पर, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम क्या होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ ऐसा डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा नीचे की तरफ टर्न आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब एयर बाहर की तरफ छोड़ते हो तो क्या होता है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, है ना, ये एक्सपिरेशन बोलते हैं, जब बाहर की तरफ एयर छोड़ते हैं तो एयर एक्सपेल किया जाएगा ना बाहर लंग्स से। और यहाँ पे पहले से कुछ कट हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ अब रीप्स जो होता है, पहले तो हमारे एयर एक्सपेल होता है लंग से, ये समझ गए। रीप्स एंड स्टर्नम रिटर्न्ड टू ओरिजिनल पोजीशन, रीप्स एंड स्टर्नम क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या होता था, इस वाले में फूला फूला था ना बाहर की तरफ, ये फिर से दोबारा फिर से बैक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में। और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिक चैम्बर जो बड़ा था, इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे फिर डिक्रीज होगा, यानी बाहर की तरफ फैला था फिर अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डायफ्राम जो होता है रिलैक्स एंड आर्क शेप, यानी ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया था, हम देखे तो उसमें, और जब एयर एक्सपेल किया जाएगा तो फिर डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इतनी बातें समझ गए। तो ये टोटल है जो अभी हम पढ़े थे मैकेनिज्म रिस्पिरेशन का, वो ह्यूमन के अंदर पढ़े थे। अब प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लांट्स में हालांकि कुछ ज्यादा मेन टॉपिक नहीं प्लांट्स के बारे में, असल मेन एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। रिस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर, देखो जब भी रिस्पिरेशन होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तो दिन में होता है, रात में नहीं होता। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट द मेजर एक्सचेंज कैविटी ऑन गोइंग ऑन, रात के समय में क्या होता है ना कि ये उल्टा प्रोसेस हो जाता है सेम। यहाँ क्या बताया गया, ये जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इस लाइट एनर्जी है, तो CO2 जो होता है यहाँ पर O2 जो ऑक्सीजन ये आउट हो रहा है क्योंकि सन का प्रेजेंस है यहाँ पर। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तभी तो ये सन की एनर्जी को ले पा रहा है। जब हम बात की थी कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसी की मदद से तो ये अपना खाना बना पाता है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पर, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ आया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, लेकिन नाइट में क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है और ऑक्सीजन इन होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये पूरा उल्टा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, प्लांट शोइंग इनटेक एंड रिलीज O2 एंड CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो ये अलग प्रोसेस होता है। ठीक, रिवर्स प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो रात के समय में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है प्लांट, मेजर एक्सचेंज कैविटी ऑन द गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पर, ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट किया था रिस्पिरेशन के दौरान, फिर उसको दोबारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रीटेक ले लेता है दिन में, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब चालू होता है दिन में, सूरज की रोशनी उगने के बाद यानी सनलाइट होने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज द मेजर इवेंट इन दिस टाइम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रिस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये अभी हम देख ले प्लांट्स के अंदर। रिस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो जिसका रिस्पिरेशन करने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। देखो क्या होता है ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है पानी में, वो क्या होता है कि कम अमाउंट होता है इसका, ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बताया गया द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग एयर में, मतलब हम लोग जो है पानी के अंदर तो है नहीं, हम लोग का तो नॉर्मली फ्रेश एयर हम लोग को मिलता है जो प्लांट से होकर के जो ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन जो प्लांट से आता है ना वो हम नॉर्मली ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिश तो क्या करती है, फिश जो पानी के अंदर जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है O2 है, उसी को लेगी अपने गिल्स के जरिए, वही हम देखे थे इससे पिछले वाले वीडियो में पिक्चर 5 जो था उसमें, तो गिल्स से जो लेगी अपना सांस,
तो पानी में उतना ऑक्सीजन तो मौजूद है नहीं, लिमिटेड ऑक्सीजन है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन है तो एक बार में ज्यादा सांस जब नहीं ले पा रही, ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पा रही है, तो उसका ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ब्रीदिंग रेट हमेशा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है आप देखे होंगे कि उसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल बोलते हैं जो जमीन पे रहने वाले जानवर होता है, ठीक है। अब इंसान भी उसी में आ गए। तो देखिए अब हमारा आज का लेक्चर बस यही था, बाकी हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।